मेरी बीवी हफ्ते में 7 दिन और रात घर न रहती और मैं पूछ भी नहीं सकता था कि वो कहाँ जाती है, क्योंकि वो मुझे बहुत पैसे देती थी। फिर एक रात बीवी ने पैसे कमाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। वजह जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मैं अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ा था। नीचे एक बड़ी सी काले रंग की चमकती हुई गाड़ी आकर रुकी थी। मैं यूं ही बेइरादा उस गाड़ी की तरफ देखने लगा। बड़ी बड़ी गाड़ियां मेरा ख्वाब थी, लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब एक जवान और खूबसूरत लड़के ने उतरकर गाड़ी की दूसरी साइड का दरवाजा खोला और मेरी बीवी शान से उस गाड़ी से नीचे उतरी। ये कौन लड़का था जो मेरी बीवी को छोड़ने के लिए आया था, और मेरी बीवी उसके साथ इतनी बड़ी गाड़ी में रात की इस वक्त कहां से आ रही थी? ये कैसी नौकरी थी जिसमें वापसी का कोई वक्त ही नहीं था? ये सारे सवाल मेरे दिलो दिमाग में हलचल मचाने लगे। अगले 5 मिनट के अंदर मेरी बीवी मेरे सामने फ्लैट में खड़ी थी और मैं सवालिया नजरों से उसे देख रहा था। मुझे नजरअंदाज करते हुए मेरी बीवी रबीका ने शान बेनियासी से अपना पर्स बेड पर फेंका और सैंडल उतारकर कमरे के एक कोने की तरफ उछाल दी। रबीका के ये अंदाज मुझे बिल्कुल नहीं भाते थे, लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त करने के लिए मजबूर था। मैंने रबीका से सवाल किया कि तुम किसके साथ आई हो? वो लड़का कौन था और इतनी रात गए तुम एक गैर लड़के के साथ गाड़ी में कैसे आ सकती हो? मेरे अंदर एक अजीब सी जलन थी। रबीका ने एक नजर मेरी तरफ डाली और मुस्कुराकर कहने लगी, वाह क्या बात है सर, तुम तो अब मुझ पर नजर रखने लगे हो। क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं नौकरी करती हूँ? नौकरी पर गई थी और वहीं से वापस आई हूँ। जब तुम सब देख ही चुके हो तो फिर सवाल क्यों कर रहे हो? मुझे ये गाड़ी कॉल सेंटर ने पिक एंड ड्रॉप के लिए दी है। मैं बहुत मेहनत से काम करती हूँ और इसलिए मेरी तरक्की हुई है, और अब मुझे लेने और छोड़ने के लिए कॉल सेंटर की तरफ से गाड़ी ही आया करेगी। इतनी ज्यादा तनख्वाह भी मुझे मेरे काम की ही मिलती है। रबीका का चुपता हुआ अंदाज मुझे सुलझा गया था। उसका लहजा मुझे बहुत कुछ जता गया था, लेकिन मैं उसके सामने मजीद आवाज नहीं उठा सकता था। जब इंसान हड हराम हो और दूसरे की कमाई खाता हो तो उसे झुकना ही पड़ता है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। मैं 8 महीने से अपनी बीवी की कमाई खा रहा था, इसलिए उसके सामने सवाल करने की हिम्मत अब मुझ में नहीं रही थी। वो सिर्फ मेरी जरूरियात और ख्वाहिशात ही नहीं बल्कि मेरी अयाशियां भी पूरी कर रही थी, और इसलिए मैं उसके आगे खामोश हो गया। वैसे भी वो ये नौकरी मेरी वजह से ही कर रही थी। अगर मैं कोई काम काज कर रहा होता तो शायद उसे घर से बाहर कदम रखने की जरूरत न पड़ती। वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और इसीलिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रही थी। वक्त के साथ साथ वो थोड़ी तंग हो गई थी, लेकिन मैं जानता था कि बाहर की दुनिया में पैसा कमाना आसान नहीं है, इसीलिए उस तलखी को सह जाया करता था। और फिर एक दिन ऐसा राज खुलकर मेरे सामने आया कि मेरे होश उड़ गए। मेरी बीवी की कमाई कॉल सेंटर से नहीं आ रही थी, बल्कि उसकी कमाई का जरिया कुछ और ही था। और ये बात मुझे उस वक्त खुली जब उसने अपनी कमाई के लिए एक रात मुझे इस्तेमाल करना चाहा। और ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मेरी बीवी इतने ज्यादा पैसे किस तरह कमा रही थी और कैसे मुझे इस्तेमाल करके उसने लाखों रुपए बना लिए थे। मेरा नाम असद है। मेरी और रबीका की शादी को 1 साल हो गया था। उस 1 साल में मेरी बहुत सी उम्मीदें टूटी थी। जो कुछ सोचकर मैंने रबीका से शादी की थी वैसा कुछ नहीं हुआ था, और मेरे सारे अरमान पानी में बह गए थे। मेरा और रबीका का ताल्लुक एक ही इलाके से था और अक्सर मेरा किसी न किसी काम से उसके घर जाना होता था, जहां मेरा उससे आमना सामना हो जाता। मैं एक मामूली से घराने का लड़का था और रबीका खानदानी पैसे वाली। उसके घराने में लड़कियों को चादर और 4 दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता था, और लड़कियों का आजाद घूमना भी नापसंद किया जाता था। इसलिए रबीका को अपने खानदान से नफरत थी। रबीका अपनी खानदानी रवायात की वजह से ज्यादा तालीम भी हासिल नहीं कर सकी थी। उसे बस अपने खानदान और घर से आजादी चाहिए थी, और जब मैंने उसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो वो फौरन ही राजी हो गई। जबकि उनके खानदान में खानदान से बाहर शादी का रिवाज नहीं था। मुझे रबीका से मोहब्बत तो थी ही, लेकिन इस शादी की असल वजह कुछ और थी। जब मैंने रबीका से शादी की बात की तो उसने बताया कि हमें शादी करने के लिए यहाँ से कहीं दूर भागना होगा, और फिर शादी के कुछ अरसे बाद जब हम लौटेंगे तो उसके घर वाले राजी हो जाएंगे। ये सुनकर मैं खुश हो गया था, क्योंकि मैंने रबीका से ये शादी पैसों की खातिर भी की थी। मैं नौकरी नहीं करना चाहता था और मेरी सुबह उठकर काम पर जाने के नाम पर
जान निकलती थी। मैंने सोचा कि चलो देर बदेर रबीका के बाप की दौलत मुझे मिल ही जाएगी, और यही सोचकर मैंने भागकर शादी की हामी भी भर ली। मुझे यकीन था कि ये शादी मेरी किस्मत बदल देगी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। कभी कभी किस्मत उल्टे खेल भी खेल जाती है। एक रात रबीका खामोशी से कुछ सामान बांधकर मेरे साथ घर से भाग गई। उसके सामान में काफी सारे पैसे और जेवरात थे, जिससे हम बाआसानी कुछ वक्त गुजार सकते थे। मुझे लगा था कि वो अपने बाप की इकलौती बेटी है, इसलिए जब शादी को कुछ वक्त गुजरेगा तो उसका बाप खुद ही मान जाएगा। तब तक हम इन पैसों और जेवरात से गुजारा कर लेंगे। लेकिन ये मेरी खुशफहमी साबित हुई। उसके बाप ने शादी के 1 साल बाद भी हमें नहीं अपनाया था, और मैं जहां था वहीं खाली हाथ खड़ा रह गया था। रबीका जो कुछ समेट कर लाई थी वो खत्म हो चुका था, और उसके बाद मजबूरन मुझे नौकरी करनी पड़ी थी। लेकिन मैं 4 दिन नौकरी करता और फिर घर बैठ जाता। रबीका भी हद से ज्यादा परेशान हो चुकी थी। उसे हरगिज भी अंदाजा नहीं था कि मेरी फितरत कैसी है। वो जवान थी, खूबसूरत थी, इसलिए उसे छोड़ने के बजाय मैंने ही उसके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया। लेकिन मुझसे नौकरी तो हो नहीं सकती थी, इसीलिए रबीका ने मेरी मोहब्बत में पहली दफा घर से बाहर कदम रख दिया। वैसे भी वो आजादी चाहती थी और मुझसे शादी करके उसे आजादी हासिल हो चुकी थी। मेरे एक दोस्त ने ही उसे कॉल सेंटर में नौकरी दिलवा दी थी। उस नौकरी के कुछ ही अरसे के बाद उसमें काफी तब्दीलियां आ गई थी। शुरू में वो नौकरी पर जाने के नाम पर बहुत ज्यादा परेशान होती थी। उसकी अक्सर तबीयत खराब हो जाती और वो छुट्टी करने का सोचने लगती, लेकिन मेरे समझाने पर फिर वो नौकरी पर चली जाती। मुझे डर था कि कहीं वो अपनी नौकरी न छोड़ दे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा वो इतनी ज्यादा नौकरी की आदी हो गई कि कोई छुट्टी नहीं करने लगी। उसके अंदर खुद एतमादी नजर आने लगी थी। पहले वो मेरी हर बात पर राजी हो जाया करती थी, लेकिन जब से उसने कमाना शुरू किया था वो मुझसे अपनी बात मनमाने लगी थी। घर के सारे काम काज भी मेरे कंधों पर आ गए थे। वो साफ लफ्जों में कहती कि तुम सारा दिन घर में करते ही क्या हो, कम से कम घर ही संभाल लिया करो। मेरी समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। नौकरी से बचकर भागा तो घर के कामों में उलझ कर रह गया। मेरे लिए दूसरों की नौकरी करना बहुत ही मुश्किल काम था, और इसलिए मैंने घर के काम काज शुरू कर दिए। लेकिन बात सिर्फ घर की जिम्मेदारी की नहीं थी, बल्कि कुछ और भी था जो मुझे दिन रात खटक रहा था। मेरी बीवी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो फिर कॉल सेंटर में ऐसी कौन सी नौकरी थी जिसमें उसे इतना पैसा मिल रहा था। मेरी बीवी का लाखों रुपए कमाना, सारा हफ्ता घर से बाहर रहना और उसके बदलते हुए अंदाज मुझे एक अलग ही कहानी सुना रहे थे। लेकिन मैं मजबूर था, इसलिए खामोश था, क्योंकि मैं अपनी बीवी के पैसों पर पल रहा था। मुझे डर था कि अगर मैं उससे ज्यादा सवाल जवाब करूंगा तो कहीं वो नौकरी छोड़कर घर न बैठ जाए। अगर वो नौकरी छोड़ देती तो क्या होता। हम दोनों में से किसी न किसी को तो घर का खर्चा उठाना ही था। मेरी काम चोरी और नकम्मेपन की वजह से ही मेरी बीवी रबीका ने नौकरी शुरू की थी। उसके नौकरी करने पर मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई थी कि चलो अब वो कमाएगी भी और घर भी संभालेगी और मैं खूब अय्याशी करूंगा। लेकिन जैसे जैसे उसकी नौकरी को वक्त होता गया उसकी तवज्जो घर की जानिब से पूरी तरह हट गई। अक्सर तो वो रात को इतनी लेट आती कि उसके दाखिल होते ही मेरी आंखें नींद से बंद हो जाती और सुबह इतनी जल्दी निकल जाती कि मेरे उठने से पहले ही वो जा चुकी होती। हम दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा दूरियां आ चुकी थी। वो नौकरी में बहुत ज्यादा मसरूफ हो गई थी, लेकिन मेरे खामोश रहने के पीछे जो वजह थी वो रबीका की तनख्वाह थी। वो बहुत ज्यादा पैसे कमा रही थी और अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा खामोशी से मेरे हाथ पर रख दिया करती थी। ना कभी पलटकर मुझसे हिसाब मांगती थी और ना ही मुझे मेरी काम चोरी और बेगैरती का ताना देती। मुझे सिर्फ घर बार देखना पड़ता और मुझे ये बाहर की नौकरी से ज्यादा आसान लगता था। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो सारे हफ्ते भी नौकरी पर जाने लगी। उसकी हफ्ते में एक भी छुट्टी ना होती। सर्दी, गर्मी, दुख, बीमारी, उसने कभी छुट्टी नहीं की। मैंने कभी उसे छुट्टी करने का कहा भी तो वो साफ इनकार कर देती। और फिर अक्सर वो रातों को भी नौकरी पर जाने लगी। मेरे पूछने पर कहती कि वो कॉल सेंटर में नौकरी करती है और उसकी नौकरी ऐसी है कि वो जितने घंटे काम करेगी उतना ही तनख्वाह मिलेगी। घर का खर्चा बहुत ज्यादा है, इसलिए उसे डबल मेहनत करनी पड़ रही है। ये बात ऐसी थी कि जिसे सुनने के बाद मैंने कभी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि घर का खर्चा भी उसी के हाथ में था और पैसे कमा कर लाना भी उसी के कंधों पर।
میں تو اس کے دیے گئے پیسوں سے صرف اپنی خواہشات پوری کر رہا تھا، باقی گھر اور میری ساری ضروریات پر وہی پیسہ خرچ کرتی تھی۔ ربیکا ہفتے میں بہت کم وقت کے لیے گھر آنے لگی تھی، اور اس وقت بھی وہ یا تو موبائل فون میں مصروف رہتی یا پھر چادر تان کر سو جاتی، لیکن سونے سے پہلے مجھے ہزاروں روپے پکڑانا نہ بھولتی۔ ان نوٹوں کی چمک نے میری آنکھوں پر ایسی پٹی باندھی تھی کہ مجھے سامنے کا سچ دکھنا بند ہو گیا تھا۔ ربیکا جب بھی گھر آتی اس کے پاس ایک ہی موبائل فون ہوتا، گلے میں قیمتی زیورات اور ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں۔ اسے چھوڑنے کے لیے کوئی نئے ماڈل کی گاڑی آتی، اس کی یہ چمک دھمک اور شان و شوکت زندگی ایک کال سینٹر کی نوکری سے کیسے ہو سکتی تھی؟ یہ بات سمجھ کر بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا میں۔ میری بیوی ایسا کیا کر رہی تھی جو اس کی زندگی پوری طرح بدل گئی تھی؟ ربیکا پورے 5 دن بعد تھوڑی دیر کے لیے آئی تو میری طبیعت کافی خراب تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آج مجھے چھوڑ کر واپس نہ جائے، مجھے پیسوں کی نہیں بلکہ تھوڑی دیر اس کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کے مسکرائی، کہنے لگی کہ اس کے لیے چھٹی کرنا ممکن نہیں ہے۔ پہلی دفعہ میرا ربیکا سے جھگڑا کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ میں نے ربیکا سے کہا کہ میں نے اس سے محبت کی شادی کی ہے اور میں اس کا ساتھ چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ زور سے ہنسی، کہنے لگی کہ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ میں نے اس سے شادی کیوں کی ہے۔ ربیکا کی بات پر میرا بخار سے تپتا ہوا وجود مزید تپنے لگا تھا۔ وہ میرے ہی منہ پر مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے بھی تنگ آ کر کہا کہ تم نے کون سا مجھ سے محبت میں شادی کی ہے؟ تم بھی تو آزادی چاہتی تھی اور وہ آزادی تمہیں مل گئی ہے۔ پورا ہفتہ گھر سے باہر رہتی ہو، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی وہ آزادی چاہتی تھی لیکن ایسی آزادی نہیں چاہتی تھی۔ اسے بس اپنے گھر کی سختیوں اور رسم و رواج سے مسئلہ تھا، مگر اب اسے افسوس ہوتا ہے کہ وہ کیوں اپنا گھر چھوڑ کر میرے ساتھ بھاگی۔ میری وجہ سے اسے اتنی زیادہ مشکل اٹھانی پڑ رہی ہے، ایسا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ پہلی دفعہ ربیکا کی باتوں سے مجھے احساس ہوا تھا کہ وہ واقعی میری وجہ سے بہت مجبوری میں نوکری کر رہی تھی اور میں تھا کہ اسے غلط سمجھ رہا تھا۔ میں نے ربیکا کا ہاتھ تھام لیا اور اس سے معافی مانگ لی۔ یہ سچ تھا کہ پچھلے 1 سال سے وہی مجھے پال رہی تھی۔ میری خراب طبیعت کے باوجود بھی وہ زیادہ دیر میرے پاس نہیں ٹھہری۔ اس کا فون مستقل بج رہا تھا، نہ جانے کس کا فون آ رہا تھا۔ وہ بار بار جلدی واپس پہنچنے کا کہہ رہی تھی اور پھر کچھ دیر بعد ہی کہنے لگی کہ ڈرائیور اسے لینے کے لیے آ گیا ہے اور اسے واپس جانا ہوگا۔ اس نے اپنے پرس سے ڈھیر سارے پیسے نکال کر میرے ہاتھ میں رکھ دیے اور میرے منہ کو تالا لگ گیا۔ میں نے اپنا دل موبائل فون، انٹرنیٹ اور ٹی وی پر لگا لیا تھا۔ میں سارا دن گھر بیٹھ کر انٹرنیٹ یوز کرتا، اپنی من پسند چیزیں آرڈر کرتا۔ وقت کے ساتھ میں نے صفائی کے لیے ایک ملازمہ بھی رکھ لی۔ مجھے اب ربیکا کے بغیر رہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ ہم دونوں بس ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کر رہے تھے۔ ایسے ہی 2 مہینے اور گزر گئے، پھر ایک دن اچانک ہی ربیکا گھر چلی آئی اور کہنے لگی کہ میری دوست کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اس کا بوائے فرینڈ اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے، کیا تم میری خاطر اسے کچھ دیر فون پر بات کر سکتے ہو؟ اسے یہ نہ بتانا کہ تم میرے شوہر ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ دل بہل جائے، بس تسلی کے کچھ بول دینا۔ ربیکا کی بات مجھے کچھ عجیب لگی۔ اس کی دوست کا دل بہلانے کے لیے اسے میں ہی ملا تھا؟ کوئی عورت کیسے اپنے شوہر کی بات کسی غیر لڑکی سے کروا سکتی تھی؟ میں نے ربیکا سے کہا کہ وہ خود ہی تسلی کیوں نہیں دیتی۔ ربیکا مسکرا کر کہنے لگی کہ ہم عورتوں کی فطرت بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ ایک مرد سے دھوکہ کھانے کے بعد تسلی بھی ہمیں دوسرے مرد سے ہی چاہیے ہوتی ہے۔ میری تسلی وہ کام نہیں کرے گی جو تمہارا ایک جملہ کر دے گا۔ بہت عرصے کے بعد ربیکا نے مجھ سے اس طرح محبت سے بات کی تھی، اس لیے میں نے اسے انکار نہ کیا۔ اس کی دوست کا نام افشا تھا اور واقعی وہ بہت اداس لگ رہی تھی۔ میں نے بغیر اپنی پہچان بتائے کافی دیر اس سے باتیں کی۔ ربیکا کے کہنے پر میں اس سے محبت بھری باتیں کر رہا تھا اور وہ مجھے خود ہی اپنے بارے میں سب کچھ بتا رہی تھی۔ کافی دیر بعد جب میں نے فون بند کیا تو وہ کہنے لگی کہ وہ دوبارہ بھی مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ فون بند کر کے میں نے ربیکا کو ساری بات بتا دی۔ ربیکا کہنے لگی کہ اگر وہ دوبارہ فون کرے تو میں اس سے اسی طرح بات کر لوں۔ میں واقعی حیران تھا کہ میری بیوی کیسے مجھ سے یہ کام کروا سکتی ہے۔ میں اس کے دوست کے ساتھ دل لگی کر رہا تھا اور اسے اس بات کو اعتراض ہی نہیں ہے۔ ربیکا کے کہنے پر آ کر میں نے کچھ دن ان لڑکی سے بات کی اور پھر ایک دن اس لڑکی نے کہا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے جیسے ہی یہ بات ربیکا کو بتائی تو وہ کہنے لگی ٹھیک ہے تم اسے رات کے وقت ملنے بلا لو۔ ایڈریس بھی مجھے ربیکا نے ہی بتایا اور میں نے اسی ایڈریس پر اس لڑکی کو ملنے کے لیے بلا لیا۔
रबीका ने गाड़ी भेजकर मुझे भी वहीं बुलवा लिया और कहने लगी मैं भी वहीं मौजूद होंगी, और ये सुनकर मुझे तसल्ली होगी कि मेरी बीवी मेरे साथ होगी। मैं वहां पहुंच गया। वो एक बड़ी सी बिल्डिंग थी जिसमें कमरे ही कमरे बने हुए थे। रबीका ने मुझे कमरे में बिठाया और कहने लगी कि कुछ दिन बाद वो लड़की खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगी, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस थोड़ा वक्त उसके साथ गुजारना और कोशिश करना कि तुम उसे बेलिबास करवा सको। रबीका की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने गुस्से में उसे कहा कि वो ये क्या कह रही है। मैं उसके कहने में आकर उसकी दोस्त को तसल्ली जरूर दे रहा था, लेकिन मैं बेगैरत नहीं हूँ जो किसी औरत की ज़हनी हालत का फायदा उठाऊं। मेरी बात सुनकर रबीका जोर से हंसी, कहने लगी कि ये भी तुमने बहुत ही खूब कही असद। इतने महीनों से यही कमाई खा रहे हो और आज तुम्हें अपनी गैरत याद आ रही है। उस वक्त तुम्हारी गैरत कहाँ थी जब तुम्हारी बीवी पूरा हफ्ता नौकरी के लिए घर से बाहर रहती थी? क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश भी की तुम्हारी बीवी इतना पैसा कैसे कमा रही है? तुमने तो मेरे बाप की जायदाद के जरिए अपना मुस्तकबिल बनाना चाहा था, और जब तुम्हें मेरे बाप की जायदाद नहीं मिली तो तुमने मुझे नौकरी पर मजबूर कर दिया। क्या तुम्हें याद नहीं कि मैं नौकरी के शुरू के दिनों में कितनी परेशान थी? मैंने कई दफा नौकरी छोड़ने के बारे में सोचा, लेकिन तुम हमेशा मजबूर करते थे कि मैं दोबारा नौकरी पर जाऊं। घर से निकलने के बाद मुझे तरह तरह के मर्दों का सामना करना पड़ता था। बहुत सौ की नजरें मुझ पर जमी होती तो कई मेरी जवानी पर राल टपकाते। मैं हालात से बहुत ज्यादा परेशान थी और फिर मेरी दोस्ती कॉल सेंटर में काम करने वाले ही एक लड़के से हो गई, जिसने हमदर्दी के बहाने मुझसे मेरी इज्जत छीन ली। उसके बाद उसने मेरे बेलिबास तस्वीरों और वीडियो के जरिए मुझे ब्लैकमेल किया और मुझे अपने साथ इस काम में शरीक कर लिया। मजबूरन मुझे इस गैंग का हिस्सा बनना पड़ा और अब हम भोली भारी और अमीर मासूम लड़कियों को अपनी ही तनख्वाहशुदा लड़कों के जरिए यहाँ बुलाते हैं। हमारे लड़के हमदर्दी और मोहब्बत के नाम पर उनसे उनकी इज्जत उतरवा लेते हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे पैसे, जेवरात और बहुत सी चीजें हासिल कर लेते हैं। ये बिल्डिंग हमारा हेडक्वार्टर है और यहाँ हर जगह कैमरे नस्ब हैं। इन कैमरों में एक एक हरकत रिकॉर्ड होती है। मैं कॉल सेंटर की नौकरी के बाद यहाँ नौकरी करती हूँ। तमाम वीडियोस हासिल करके उन्हें एडिट करती हूँ और फिर हम मिलकर ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू करते हैं। कॉल सेंटर की नौकरी तो महज लोगों की मालूमात हासिल करने के लिए ही नौकरी है। रबीका की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। वो कह रही थी कि आज इस लड़की को यहाँ आना है। दरअसल वो एक बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखती है और उसके बाप की वजह से उसका आशिक उसे छोड़ गया है। पहले रबीका ने उससे दोस्ती की और फिर जानबूझकर मुझसे बात करवाई, क्योंकि वो लड़की रबीका का बहुत बड़ा शिकार थी और वो किसी और लड़के के जरिए उसे गंवाना नहीं चाहती थी। रबीका को मैंने अपनी खूबसूरत बातों में जिस तरह उलझाया था, उसे यकीन था कि मैं उस लड़की को भी जरूर अपना दीवाना बना लूंगा। मेरी बीवी मेरी खूबसूरती और मेरी बातों का भरपूर फायदा उठाना चाहती थी। वो मुझे अपना सारा सच बता चुकी थी, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरी काम चोरी और नकम्मेपन ने मेरी बीवी को किस नहज पर पहुंचा दिया था। मैंने रबीका से कहा कि सब गलत है। मैं काम चोर जरूर हूं, लेकिन मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। मैं ऐसे किसी लड़की को बेआबरू नहीं कर सकता। रबीका ने मुझे हजारों रुपए की ऑफर की, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं इस काम के जरिए पैसे नहीं कमा सकता था। मैंने रबीका का हाथ पकड़ा, उसे कहा कि वो मेरे साथ वापस चले, हम ऐसी जिंदगी नहीं गुजारेंगे। वो कहने लगी कि वापस नहीं आ सकती क्योंकि वो ये काम अब मजबूरी में करती है। उसकी बहुत सारी वीडियोस इस गैंग के बाकी लोगों के पास मौजूद हैं। मैंने रबीका से कहा कि अगर वो हिम्मत करे तो हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। मैं रबीका का हाथ पकड़कर वहां से बाहर निकल आया। वो लड़की अभी तक वहां नहीं पहुंची थी। मैंने उसे फोन करके वहां आने के लिए मना कर दिया और उसे अपने फ्लैट पर बुलवा लिया। वो लड़की एक बहुत बड़े सियासतदान की बेटी थी और उसकी नाजेबा वीडियोस हासिल करके बहुत ज्यादा पैसे कमाए जा सकते थे, लेकिन मुझे उससे पैसे नहीं कमाने थे, बल्कि उसकी मदद चाहिए थी। मैंने उस लड़की को एक एक बात सच बता दी और उससे मदद मांगी कि वो इस ग्रुप को पकड़वाने में मदद करे। ये काम बहुत ही खुफिया तरीके से होना था, क्योंकि अगर उन लोगों को जरा भी भनक पड़ जाती तो बहुत सी लड़कियों की इज्जत हमेशा के लिए तबाह हो सकती थी। अफशा ने मेरा शुक्रिया अदा किया कि मैंने उसे तबाह होने से बचा लिया। उसने हमारी भरपूर मदद की और मेरी बीवी रबीका को इस्तेमाल करते हुए उस गैंग के एक एक मेंबर को पकड़ लिया था और वो तमाम वीडियोस और तस्वीर हासिल कर ली गई जिनसे वो लोग पैसे कमा रहे थे। मैं और रबीका वापस अपने इलाके चले आए थे। मैंने अपने ही इलाके में एक छोटी सी नौकरी शुरू कर दी और रबीका को चादर और चार दीवारी का तहफ्फुज दे दिया था, वही तहफ्फुज जो पहले उसकी नजर में एक कैद थी। आज के इस दौर में जहां हर कोई अपनी जिंदगी में मसरूफ है,
وہاں کچھ کم عمر اور جوان لڑکیاں ایسے گروہوں کا شکار ہو رہی ہیں جو انہیں محبت اور ہمدردی کے نام پر بے آبرو کرواتے ہیں اور بے لباس کرتے ہوئے ساری زندگی انہیں بلیک میل کرتے ہیں۔ اپنے ارد گرد نظر رکھیے اور اپنے ہی گھر کی بیٹیوں اور بہنوں کو تنہائی اور بے رحمی کا شکار نہ ہونے دیں۔ کیا آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ یہ سب ماں باپ کی بے توجہی اور لاپرواہی کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ ہمیں اپنے بچوں پر زیادہ توجہ بھی دینی چاہیے اور تربیت بھی۔ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔